इस वीडियो में हम रॉबर्ट नॉजिक के नाइट वॉचमैन स्टेट के ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक की इस नाइट वॉचमैन स्टेट को मिनार्किस्ट स्टेट भी कहा जाता है, तो हम ये भी देखेंगे कि एक मिनार्किस्ट स्टेट क्या होता है। नॉजिक के पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर हमारी जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पॉलिटिकल थियरी में स्टेट के रोल और स्टेट के फंक्शंस को लेकर एक डिबेट है। स्कॉलर्स के बीच इस बात को लेकर एक डिबेट है कि स्टेट के पावर, स्टेट के फंक्शंस और रोल्स क्या होने चाहिए। स्टेट के पावर, फंक्शंस और रोल्स का सही और मॉरली जस्टिफाइड लिमिट क्या होता है। डिबेट इस क्वेश्चन को लेकर भी है कि आखिर हमें एक स्टेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कई लिबरल पॉलिटिकल थिंकर स्टेट से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं। इन स्कॉलर्स के द्वारा एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन किया जाता है जहां स्टेट हो ही नहीं, एक ऐसा सिचुएशन जहां सोसाइटी में स्टेट के जैसी कोई भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, एक ऐसी सोसाइटी जो कि स्टेटलेस हो। इस स्टेटलेसनेस के सिचुएशन को ये स्कॉलर्स स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। फिर ये स्कॉलर्स पूछते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट के नहीं होने की वजह से ह्यूमन बीइंग को कौन कौन से डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। देखिए, अगर स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट के नहीं होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं, तो इस आर्ग्यूमेंट का सीधा सा आंसर है कि इन प्रॉब्लम्स को, इन डिफिकल्टीज, इन इनकन्वीनियंसेस को अवॉइड करने के लिए, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टेट को एस्टैब्लिश करना होगा, स्टेट के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना होगा। क्योंकि अगर स्टेट के एब्सेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो ये प्रॉब्लम्स, ये डिफिकल्टीज स्टेट के होने के वजह से रिजॉल्व हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम्स, ये डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाएंगी स्टेट के होने के वजह से। तो स्टेट की यूटिलिटी, स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में आएगा, स्टेट की हमें जरूरत क्यों है, स्टेट की ये यूटिलिटी इन प्रॉब्लम्स, इन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने की होती है। और हमें स्टेट को उतने ही पावर्स और फंक्शंस देने की जरूरत होती है जितने पावर्स स्टेट के लिए इन प्रॉब्लम्स, इन डिफिकल्टीज को सॉल्व और प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट हो, एनफ हो। स्टेट को इससे अधिक पावर देना, इससे अधिक फंक्शन देना, ये मॉरली जस्टिफाइड नहीं होता है। रॉबर्ट नॉजिक भी अपने बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में एक ऐसे ही सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहां सोसाइटी में स्टेट ना हो, एक स्टेटलेस सोसाइटी, जैसे हम यहां पर स्टेट ऑफ नेचर कह रहे हैं। यहां आपको एक बात समझना है कि रॉबर्ट नॉजिक जॉन लॉक के ही स्टेट ऑफ नेचर का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर की बात थॉमस हॉब्स ने की, और थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक ने अपनी फिलॉसफी में इस स्टेट ऑफ नेचर के थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज किया। और रॉबर्ट नॉजिक जॉन लॉक के ही स्टेट ऑफ नेचर के आइडिया का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में। तो जिस तरह जॉन लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में लोग इनिशियली एक फ्री, एक हैप्पी, एक पीसफुल जिंदगी जीते हैं, उसी तरह नॉजिक के स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग इनिशियली एक फ्री, एक पीसफुल और एक हैप्पी जिंदगी को जीते हैं। लेकिन नॉजिक के अकॉर्डिंग इस स्टेट ऑफ नेचर में धीरे धीरे लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होने लगती है। लोग अपने लाइफ, अपने लिबर्टी और अपने प्रॉपर्टी को थेफ्ट और क्राइम जैसे एंटी सोशल एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लोग अपने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को लेकर कंसर्न होते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रोटेक्शन की जरूरत, इस प्रोटेक्शन की नीड धीरे धीरे स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के भीतर इमर्ज करने लगती है। तो स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास मेनली एक बड़ी समस्या, एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। नॉजिक के स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास मेनली एक बड़ी समस्या होती है, और ये समस्या क्या है? ये समस्या है लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह के प्रोटेक्शन या सेफगार्ड का ना होना। नॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
लोग इनिशियली एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाते हैं। म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी मतलब लोग एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ग्रुप के सभी मेंबर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी होगी जहां पर हर कोई एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब ग्रुप का हर मेंबर बारी बारी से एक एक करके ग्रुप के बाकी मेंबर्स के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। बाकी मेंबर्स के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। शुरुआत के कुछ दिनों तक यह म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी ठीक से काम करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने से अच्छा है कि प्रोटेक्शन के इस काम को करने के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाए और फिर इन प्रोफेशनल लोगों को पैसे देकर इन्हें पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाए। लोग धीरे धीरे इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये बेटर होगा कि लोग कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करें और फिर इन प्रोफेशनल्स के थ्रू ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाएं। खुद ग्रुप को प्रोटेक्ट करने से अच्छा है कि इन प्रोफेशनल्स के थ्रू इन्हें पैसे देकर ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाया जाए। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए कि एक हाउसिंग सोसाइटी है और उस हाउसिंग सोसाइटी के जो रेसिडेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं, वो शुरुआत में ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी रेसिडेंट्स ही मिलकर पूरे हाउसिंग सोसाइटी को एक एक करके प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब रात में एक एक करके हाउसिंग सोसाइटी को गार्ड करेंगे, जो बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उन्हें गार्ड करेंगे। लेकिन बाद में सोसाइटी के सभी रेसिडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करेंगे और फिर ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ही सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब लोग म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी से निकलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना शुरू करते हैं, यहां से कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज की शुरुआत होती है। सोसाइटी में कई कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज आ जाती हैं जिनका काम होता है लोगों को एक पर्टिकुलर फीस लेकर, एक पर्टिकुलर मेंबरशिप फीस लेकर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लोग इस तरह की किसी भी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद जो कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आपको समझना है कि सोसाइटी में एक नहीं बल्कि इस तरह के कई कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं। कई कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं और लोगों के पास कई ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इन कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज में कुछ प्रोटेक्शन एजेंसीज बाकियों की तुलना ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और इन प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच एक कंपटीशन भी होता है, एक फ्री कंपटीशन भी होता है कि कौन कितना बेहतर प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है सोसाइटी में। तो इस कंपटीशन की वजह से, इन प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच होने वाले इस कंपटीशन की वजह से जो लेस एफिशिएंट प्रोटेक्शन एजेंसीज होते हैं, जो लेस एफिशिएंट कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज होते हैं, वो धीरे धीरे इस कंपटीशन से बाहर होते चले जाते हैं और फाइनली सोसाइटी में एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बचता है। ओके, एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बचता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सबसे अधिक एफिशिएंट होता है और जिस प्रोटेक्शन एजेंसी की मेंबरशिप सोसाइटी में मौजूद लगभग हर लोग लेना चाहते हैं, मेजॉरिटी जो है सोसाइटी की, वो इसी प्रोटेक्शन एजेंसी, इसी डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मेंबरशिप लेना चाहती है। और फिर सोसाइटी के सभी लोग मिलकर इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का मेंबरशिप लेते हैं। सोसाइटी में बाकी जो कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं उन सभी को एबॉलिश कर दिया जाता है और लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जो मोनोपोली होती है वो इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को दे दी जाती है। और लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी में फोर्स और वायलेंस को यूज करने की भी अल्टीमेट अथॉरिटी और मोनोपोली इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को दे दी जाती है। ये जो डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अब एक डेफिनेट टेरिटरी के भीतर वहां पे रहने वाले सभी लोगों के ऊपर फोर्स और वायलेंस के लेजिटिमेट यूज के मोनोपोली को क्लेम करता है। यहां पर अगर आप गौर करें तो एक स्टेट का डेफिनेशन भी यही है, एक स्टेट का डेफिनेशन भी यही होता है कि अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच क्लेम्स अ मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस ओवर अ गिवन टेरिटरी। ये स्टेट का भी डेफिनेशन होता है। दैट मीन्स कि ये जो डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, यही डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इट इज
this dominant protection agency which ultimately becomes the state. तो नॉजिक के इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को अगर हम फॉलो करें तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि स्टेट इज एक्चुअली अ प्रोटेक्शन एजेंसी। ओके, स्टेट हकीकत में एक प्रोटेक्शन एजेंसी है, एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसका वन एंड ओनली फंक्शन है लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। स्टेट को इन्हीं बेसिक प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है। स्टेट के पास बस उतने ही पावर्स और उतने ही फंक्शंस होने चाहिए जितने की स्टेट को ज़रूरत है इस बेसिक प्रोटेक्टिव फंक्शन को, इस बेसिक प्रोटेक्टिव ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जितने पावर्स की ज़रूरत होती है एक स्टेट को, बस उतने ही पावर एक स्टेट को दिए जाने चाहिए, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। स्टेट का फंक्शन बस लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर स्टेट के द्वारा इस बेसिक प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जैसे वेलफेयर फंक्शन या डेवलपमेंटल फंक्शन, तो इस तरह के वेलफेयर और डेवलपमेंटल फंक्शन स्टेट के लिए कभी भी मॉरली जस्टिफाइड नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी इमर्ज करता है कि सोसाइटी में बाकी जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करेगा? नॉजिक के अकॉर्डिंग ये सभी सर्विसेज प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। सोसाइटी में बाकी जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ये प्राइवेट प्लेयर्स की होगी। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये सभी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। स्टेट का काम क्या होगा? स्टेट का काम सिर्फ इस प्रोटेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करना होगा, लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा। तो रॉबर्ट नॉजिक एक ऐसे स्टेट को सपोर्ट करते हैं जिस स्टेट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव ही है, जिस स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। इस तरह के स्टेट को ही रॉबर्ट नॉजिक नाइट वॉचमैन स्टेट कहते हैं। ओके, इस तरह के स्टेट को ही हम नाइट वॉचमैन स्टेट कहते हैं। नॉजिक के इस नाइट वॉचमैन स्टेट को मिनार्किस्ट स्टेट भी कहा जाता है। देखिए, रॉबर्ट नॉजिक एक अनार्किस्ट नहीं है, लेकिन वो अनार्किस्ट होने के बेहद करीब है। वो एक अनार्किस्ट नहीं है, लेकिन वो अनार्किस्ट होने के बेहद करीब है। एक अनार्किस्ट सोसाइटी में स्टेट जैसी कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी। एक अनार्किस्ट सोसाइटी पूरी तरह से स्टेटलेस होगा। रॉबर्ट नॉजिक एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि सोसाइटी में स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ओके, रॉबर्ट नॉजिक एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात नहीं करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक के अकॉर्डिंग सोसाइटी में स्टेट का होना ये ज़रूरी है। ओके, सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। लेकिन इस स्टेट की फंक्शन और पावर्स बहुत ही लिमिटेड होगी। ओके, स्टेट की अथॉरिटी जो है वो मिनिमल होगी, स्टेट की फंक्शंस मिनिमल होगी, स्टेट की पावर मिनिमल होगी। तो नॉजिक की सोसाइटी एनार्किस्ट तो नहीं है, लेकिन एनार्किस्ट होने के करीब है। इसलिए नॉजिक के इस नाइट वॉचमैन स्टेट को मिनार्किस्ट स्टेट भी कहा जाता है। ओके, मिनार्किस्ट स्टेट, यहां पर एनार्किस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से एनार्किस्ट नहीं है, एक मिनिमल स्टेट है। ओके, इसलिए नॉजिक के इस नाइट वॉचमैन स्टेट को मिनार्किस्ट स्टेट भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।